गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और उसमें अपने लास्ट का जो वीडियो था वो अपने स्टार्ट किया था मार्क्स के ऊपर, कार्ल मार्क्स। इसमें अपने कार्ल मार्क्स में मार्क्सवाद के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। मार्क्सवाद के जो स्रोत है उनकी अपनी बात हो चुकी है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उन रचनाओं के ऊपर भी अपने चर्चा कर चुके हैं। तो आज अपने बात करेंगे कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत या कार्ल मार्क्स के प्रमुख विचार। देखो, कार्ल मार्क्स ने 6-7 विचार दिए हैं, जिनमें से मेन जो विचार है उनकी अपने चर्चा यहाँ पर करते हैं। सबसे पहला जो विचार आता है कार्ल मार्क्स का, वह है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। कौन सा है? अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। काफी मोस्ट टॉपिक है ये, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। देखो, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद होता क्या है? सबसे पहले तो देखो, इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं। ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? द्वंद्व और इधर भौतिकवाद, मतलब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। जिसमें द्वंद्वात्मक जो है ना, ये तो कहता है कि सृष्टि का विकास किस प्रकार हुआ है, मतलब सृष्टि के विकास को क्या करता है, ये इंगित करता है। और भौतिकवाद ये है, ये कहता है कि सृष्टि के विकास का मूल तत्व जो है वो क्या है। ये 2 इनके अर्थ है। द्वंद्वात्मक तो कहता है कि विकास किस प्रकार से हुआ है, विकास को इंगित कर रहा है, विकास की प्रक्रिया को दर्शा रहा है। भौतिकवाद ये बता रहे हैं कि विकास का मूल तत्व क्या है। देखो, ये कार्ल मार्क्स है, इसने दोनों ही वर्ड है ना, ये जर्मनी के 2 विचारक थे उनसे ग्रहण किए थे। अपने कार्ल मार्क्स के दर्शन के स्रोत जब पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताया होगा जर्मन दार्शनिकों का प्रभाव। जो जर्मन विचारक थे उन जर्मन विचारकों का भी कार्ल मार्क्स के ऊपर प्रभाव पड़ा था। देखो, ये द्वंद्वात्मक जो शब्द है ये तो कार्ल मार्क्स ने किससे लिया था? हेगल से। ये तो हेगल से लिया था। और भौतिकवाद जो है वो किससे ग्रहण किया? फायरबाख से। भौतिकवाद किससे लिया? फायरबाख। और ये दोनों ही कहाँ के थे? अपने जर्मनी के थे। तो देखो, द्वंद्वात्मक जो है वो तो लिया है हेगल से, और भौतिकवाद है वो किससे लिया है? फायरबाख से लिया है। और इन्हीं के आधार पर कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। अब देखो, इस सिद्धांत में क्या कहा गया है? द्वंद्वात्मक जो है वो विकास को इंगित कर रहा है। किसके विकास को? कि ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि का विकास किस प्रकार से हो रहा है, सृष्टि का विकास किस प्रकार से हो रहा है, सृष्टि के विकास किस प्रकार से हो रहा है, इसके लिए ये द्वंद्वात्मक प्रक्रिया काम में ली गई है। देखो, द्वंद्वात्मक का अपने अर्थ देखें तो क्या हो सकता है? द्वंद्व। द्वंद्वात्मक का अर्थ क्या हो गया? द्वंद्व चलना, मतलब मन के अंदर ही अपने अंतर्द्वंद या अंतरकलह की स्थिति उत्पन्न होता। देखो, अंतर्द्वंद या अंतरकलह कैसे कई बार अपने मन में हो जाता है ना कि यार पटवारी की तैयारी करे या शिक्षक की तैयारी करे या अपने मान लो ग्राम सेवक की तैयारी करे या पुलिस की तैयारी करे। तो ये कई बार क्या होता है, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने मन में इस प्रकार का एक द्वंद्व चलता रहता है कि मेरे को हिंदी पढ़नी चाहिए या अंग्रेजी पढ़नी चाहिए या मेरे को विज्ञान पढ़नी चाहिए। तो यही क्या होता है? द्वंद्वात्मक। ठीक है, तो अब देखो, इसमें यहाँ पे ध्यान देना, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया तो हेगल से एज टू एज इसने ग्रहण कर ली, लेकिन ये भौतिकवाद ना, इसके 2 रूप है अपने, एक तो फायरबाख का और एक कार्ल मार्क्स का। देखो, फायरबाख ये कहता है कि सृष्टि का जो मूल तत्व है, सृष्टि का जो मूल तत्व है वह क्या है? विश्व आत्मा है। सृष्टि का मूल तत्व विश्व आत्मा है या कोई क्या है? चेतना है। ये कौन कह रहा है? फायरबाख कह रहा है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने इससे क्या कर दिया? मना कर दिया। कार्ल मार्क्स ने कहा कि नहीं, ना तो सृष्टि का मूल तत्व विश्व आत्मा है, ना ही चेतना है। सृष्टि का मूल तत्व जो है वो क्या है? जड़ पदार्थ है। कोई जड़ पदार्थ है, कोई अचेतन
पदार्थ है, इससे सृष्टि का मूल तत्व बताया। किसने? कार्ल मार्क्स ने। अब देखो आगे बात करते हैं। कार्ल मार्क्स ने सृष्टि का मूल तत्व किसको बताया? जड़ पदार्थ को बताया, और इसके लिए इसने एक उदाहरण दिया गेहूं के पौधे का। गेहूं के पौधे का उदाहरण दिया और उसके 3 चरण बताए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। 3 चरण बताए। देखो इस प्रकार से अपने देख लेते हूं चरणों को। पहले चरण का नाम तो दिया इसने वाद, दूसरे चरण का नाम दिया इसने प्रतिवाद, और तीसरे चरण का नाम क्या दिया? संवाद। ये 3 चरण किसने बताए थे? कार्ल मार्क्स ने बताए थे। इसने कहा कि गेहूं का बीज होता है ना, बीज, वो तो क्या होता है? वाद की अवस्था होती है, और जब उसको अपने जमीन में लगा देते हैं और उससे जो पेड़ निकल आता है वह अवस्था कौन सी होगी? सेकंड अवस्था अर्थात प्रतिवाद की। और जब उसके कोई बाली लग जाएगी, गेहूं की बाली लग जाएगी या अनाज लग जाएगा, उस अनाज को हम प्राप्त कर लेंगे, फिर वो पौधा सूखकर नष्ट हो जाएगा, वह प्रक्रिया क्या होगी? संवाद होगी। तो कहने का मतलब हो गया, जो कार्ल मार्क्स है, इस कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को गेहूं के पौधे के माध्यम से समझाया है, जिसके कितने चरण बताए? 3 चरण बताए। पहला वाद, दूसरा प्रतिवाद और तीसरा संवाद। मतलब इसी प्रकार से सृष्टि का क्या होता है? विकास होता है। देखो यह सिद्धांत जो है द्वंद्वात्मक सिद्धांत, यह सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का क्या है? आधार है। और इसी सिद्धांत के द्वारा मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन करने की क्या की है? व्याख्या की है। कौन से सिद्धांत के द्वारा? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के द्वारा ही मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन करने की व्याख्या की है। और कार्ल मार्क्स जो है, इस कार्ल मार्क्स ने भी यह माना है, जैसे हिगल जो था, हिगल भी यह मानता था कि समाज की प्रकृति जो है वो प्रत्यक्ष न होकर कैसे होती है? टेढ़े मेढ़े रूप में होती है। हिगल क्या कहता था कि समाज की प्रकृति सीधी नहीं है, इस प्रकार से है। और कार्ल मार्क्स भी यही मानता है। कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है, इस द्वंद्वात्मक सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने भी यही माना है कि समाज जो है, इसकी प्रगति जो है वो प्रत्यक्ष रूप से ना होकर कैसी होती है? टेढ़े मेढ़े रूप में होती है। अब देखो एक पंक्ति और, कई बार पूछते हैं कि हिगल का द्वंद्वात्मक टेढ़ा था, मैंने इसको सीधा कर दिया। यह पंक्ति भी किसने कही थी? कार्ल मार्क्स ने कही थी। हिगल का द्वंद्वात्मक टेढ़ा था, मतलब इस प्रकार से था उसका, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया? सीधा कर दिया। यह पंक्ति किसने कही थी? कार्ल मार्क्स ने कही थी, और द्वंद्वात्मक सिद्धांत से संबंधित है। तो ये क्या है? अपने कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। देखो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। द्वंद्वात्मक किसको इंगित करता है? विकास को इंगित करता है। भौतिकवाद बताता है कि सृष्टि का मूल तत्व क्या है। द्वंद्वात्मक शब्द हिगल से लिया है, भौतिकवाद फायरबाख से लिया है। यह सृष्टि के विकास को इंगित करता है और यह सृष्टि के मूल तत्व को इंगित करता है। हिगल जो था, इसने सृष्टि का मूल तत्व विश्व, आत्मा या चेतना को बताया, जबकि कार्ल मार्क्स है, इसने बताया कि कोई जड़ पदार्थ है, उसके माध्यम से क्या होता है? सृष्टि का विकास होता है। और इस सृष्टि के विकास को बताने के लिए फिर कार्ल मार्क्स ने अपने गेहूं की पौधे का सहारा लिया और उसके 3 चरणों के माध्यम से इस प्रक्रिया को स्पष्ट किया। और यह सिद्धांत जो है वो मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का क्या है? आधार है। इस सिद्धांत के द्वारा मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन करने की क्या की है? व्याख्या की है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इसी में आगे अपने कि कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है, उस सिद्धांत की विशेषताएं क्या है? विशेषताओं की बात करते हैं। देखो यह सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। अब एक पुस्तक थी जर्मन आइडियोलॉजी, इस पुस्तक में सिद्धांत दिया था। कौन सा? द्वंद्वात्मक सिद्धांत, जो 1845 में लिखी थी।
ध्यान रखना, इसको कई बार पूछ लेते हैं। देखो इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताओं में पहली विशेषता तो ये आती है कि कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक सिद्धांत की पहली विशेषता तो ये है कि विश्व जो है वो स्वतंत्र है तथा जिसकी सभी वस्तुएं जो है वो क्या है, परस्पर निर्भर है। पहला सिद्धांत तो ये कहता है, पहली विशेषता तो ये कहती है कि यह विश्व जो है वो कैसा है, स्वतंत्र है और जिसमें सभी वस्तुएं परस्पर क्या है, निर्भर है। मतलब द्वंद्वात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने ये कहा गया है कि विश्व में सभी क्या है, स्वतंत्र है, किसी के ऊपर कोई अंकुश नहीं है तथा विश्व में पाए जाने वाले सभी वस्तुएं भी क्या है, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। दूसरी बात, इस सिद्धांत के माध्यम से कार्ल मार्क्स ने प्रकृति को अस्थिर, गतिशील और परिवर्तनशील बताया है। इस सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने प्रकृति को कैसा बताया है, अस्थिर बताया है। मतलब वह स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, कैसी है, गतिशील है और समय समय पर उसमें क्या होता रहता है, परिवर्तन भी होता रहता है। तीसरी विशेषता यह है कि वस्तुओं में जो परिवर्तन होते हैं ना, वस्तुओं में जो परिवर्तन होते हैं वो कार्ल मार्क्स कहता है कैसे होते हैं, अचानक होते हैं और शीघ्रता से होते हैं। तीसरा विशेषता यह है कि वस्तुओं में जो गुणात्मक परिवर्तन होंगे वो धीरे धीरे न होकर कैसे होंगे, शीघ्र होंगे, जल्दी होंगे और वो भी कैसे होंगे, अचानक होंगे। चौथी विशेषता, द्वंद्ववाद के अनुसार वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है, देखो अभी देखा था पहले वाद, फिर प्रतिवाद और फिर कैसा, संवाद। यही तो है ना, वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि यह जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है, एक सरल और सुगम प्रक्रिया है। मतलब द्वंद्ववाद के अनुसार वस्तुओं के विकास में जो परिवर्तन की प्रक्रिया होती है वह किस प्रकार की होती है, सरल होती है। ये क्या थे अपने कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत। अब देखो इस सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है। इस सिद्धांत की क्या हुई है, सीधी सी बात है, कोई भी काम कर लो, उस काम की अगर तारीफ होगी तो तारीफ होने के साथ साथ में उसकी कुछ बिंदुओं के आधार पर, कुछ तथ्यों के आधार पर बुराई भी की जाएगी, उसकी आलोचना भी होगी। और वो आलोचना किस आधारों पे की गई है, तो अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई है। आलोचना किस आधार पे हुई है, देखो पहली आलोचना तो यही हो गई कि कार्ल मार्क्स जो है ना, इस कार्ल मार्क्स ने आत्मा की क्या कर दी है, उपेक्षा कर दी है। कार्ल मार्क्स कहता है कि सृष्टि का मूल तत्व चेतना नहीं है, कोई आत्मा उत्मा कुछ नहीं है। इस सृष्टि का मूल तत्व तो क्या है, जड़ पदार्थ है। इस आधार पर सृष्टि की इसने क्या कर दी है, आत्मा की उपेक्षा कर दी है। दूसरी बात, मानव समाज जो होता है या मनुष्य जो होता है उसके ऊपर भौतिक नियम जो होते हैं वो लागू करना क्या नहीं है, संभव नहीं है। इस आधार पर भी क्या की जाती है, इसकी आलोचना की जाती है। तीसरी बात, संपूर्ण विश्व में जो समाज होता है उस समाज के अंदर क्या होता रहता है, संघर्ष होता रहता है और वह संघर्ष जो है वो सामान्य रूप से होता है, वो इसमें किसी प्रकार के द्वंद्वात्मक रूप की क्या नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। देखो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि समाज में जो विरोध होता है, जो संघर्ष होता है वो कैसे होता है, द्वंद्वात्मक रूप से होता है। लेकिन इसकी यह आलोचना की गई है, इसलिए की गई है क्योंकि संसार में जो संघर्ष होगा, जो विरोध होगा वो सामान्य रूप से भी हो सकता है, उसमें किसी प्रकार के द्वंद्वात्मक रूप की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथी बात, कार्ल मार्क्स ये कहता है कि सृष्टि का मूल तत्व क्या है, कोई जड़ पदार्थ है।
जबकि अन्य विचारक ये कहते हैं कि जड़ पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि सृष्टि जो है अभी अपने बात की परिवर्तनशील है, गतिशील है। तो जड़ पदार्थ जो होता है उस जड़ पदार्थ में क्या नहीं होती? चेतना नहीं होती है। जड़ पदार्थ में क्या नहीं होती है? चेतना नहीं होती। तो इस आधार पर भी द्वंद्वात्मक सिद्धांत की क्या की गई है? उपेक्षा की गई है कि जड़ जगत को गतिशील मानना क्या है? उचित नहीं है, क्योंकि गति जो है वो केवल चेतन पदार्थों में होती है, अचेतन पदार्थों में संभव नहीं है। तो ये था अपने कौन सा? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। अगला सिद्धांत अपने बात करते हैं इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। एक सिद्धांत अपने कंप्लीट हो चुका है। दूसरा सिद्धांत जो आता है वह है अपने इतिहास की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। यह दूसरा सिद्धांत है। देखो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, देखो इसे ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक भौतिकवाद। इतिहास की भौतिक व्याख्या सिद्धांत बोल दो या ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मार्क्स ये कहता है कि इतिहास में होने वाले विभिन्न परिवर्तन और जो घटनाएं हैं, इतिहास की भौतिक व्याख्या जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के माध्यम से कार्ल मार्क्स ये कहता है कि विश्व के अंदर या इतिहास में जितनी भी घटनाएं होती है, जितने भी परिवर्तन होते हैं, वो किन कारणों से होते हैं? भौतिक कारणों से होते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि सभी प्रकार की घटनाओं के लिए, सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए क्या जिम्मेदार है? भौतिक कारण जिम्मेदार है। इस सिद्धांत के माध्यम से कार्ल मार्क्स ने मानव इतिहास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 6 अवस्थाएं बताई है। ये यहाँ पे मेन चीज़ है, ये 6 अवस्थाएं। इनमें से ही क्वेश्चन पूछते हैं। अगर इस सिद्धांत से अपने क्वेश्चन पूछेंगे तो वो ये 6 अवस्था ही पूछेंगे। मतलब इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या वाला जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत मानव इतिहास की, या कार्ल मार्क्स ने इस सिद्धांत के अनुसार मानव इतिहास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 6 अवस्थाएं बताई है। वो 6 अवस्थाएं कौन कौन सी है वो देखते हैं। देखो पहली अवस्था तो आती है आदिम साम्यवादी अवस्था। आदिम साम्यवादी अवस्था। देखो इस अवस्था की खास बात क्या है? इस अवस्था में सभी लोग क्या थे? समान थे। कार्ल मार्क्स कहता है कि इस अवस्था में सभी लोग समान थे। इस अवस्था में कोई वर्ग नहीं था, कोई निर्धन नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई मालिक नहीं था, कोई गुलाम नहीं था, कोई स्वामी नहीं था, कोई दास नहीं था। सभी व्यक्ति जो थे वो कैसे थे? इक्वल थे। दूसरी अवस्था जो आती है वो आती है दास अवस्था। दूसरी अवस्था का क्या नाम था? दास अवस्था। इस अवस्था में कार्ल मार्क्स ये कहता है कि समाज में कितने वर्ग बन गए? 2 वर्ग बन गए। मतलब पहली अवस्था में कोई वर्ग नहीं था, दूसरी अवस्था में कितने वर्ग बन गए? 2 वर्ग बन गए। एक तो स्वामी और दूसरा वर्ग कौन सा? दास का वर्ग बन गया। देखो 6 अवस्थाएं जो कार्ल मार्क्स ने बताई है ना, ध्यान रखना। इनमें से कार्ल मार्क्स ये कहता है कि 3 अवस्थाएं जो है वो तो क्या हो चुकी है? बीत चुकी है। और कौन सी अवस्था चल रही है? चौथी अवस्था चल रही है। और कितनी अवस्थाएं आनी बाकी है? 2 अवस्थाएं आनी बाकी है। कौन सी? 5वीं और 6वीं। किसके अकॉर्डिंग? कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो पहली अवस्था कौन सी थी? आदिम साम्यवादी अवस्था, जिसमें सभी लोग क्या थे? समान थे। दूसरी अवस्था थी दास अवस्था, जिसमें समाज में कितने वर्ग बन गए? 2 वर्ग बन गए, स्वामी और दास। तीसरी अवस्था जो आती है वो होती है सामंतवादी अवस्था। सामंतवादी अवस्था।
इसमें देखो कौन थे अपने जागीरदार और सामंत। तीसरी अवस्था जो है, इस अवस्था में अपने जागीरदार और सामंतों का क्या हुआ, उदय हुआ। तो ये तीन अवस्थाएं तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या हो चुकी है, बीत चुकी है। अब कार्ल मार्क्स कह रहा है चौथी अवस्था चल रही है, वह अवस्था कौन सी है, पूंजीवादी अवस्था। कौन सी अवस्था है, पूंजीवादी अवस्था चल रही है। इसमें देखो कार्ल मार्क्स क्या कहता है, इसमें कार्ल मार्क्स ये कहता है कि समाज जो है वो कितने वर्गों में बट गया, दो वर्गों में बट गया। एक तो पूंजीपति वर्ग और दूसरा कौन सा, श्रमिक वर्ग। इस श्रमिक वर्ग को कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग भी कहा है। ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि श्रमिक वर्ग को कार्ल मार्क्स ने किस नाम से पुकारा है, या कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग किसे कहा है। तो देखो दो वर्ग हो गए, एक तो पूंजीपति वर्ग और दूसरा कौन सा, श्रमिक वर्ग। और इन दोनों में क्या हो रहा है, संघर्ष प्रारंभ हो गया है, जिसमें श्रमिक वर्ग जो है वो पूंजीपति वर्ग को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। कौन सी अवस्था की बात है, चौथी अवस्था की। कितने वर्ग, दो वर्ग हैं, जिसमें श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग में संघर्ष प्रारंभ हो गया है, और जिसमें श्रमिक वर्ग जो है वो किसको समाप्त कर देगा, पूंजीपति वर्ग को समाप्त कर देगा, और किसका शासन स्थापित हो जाएगा, सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हो जाएगा। ऐसा कार्ल मार्क्स कह रहा है। और इसी अवस्था को, चौथी अवस्था को कार्ल मार्क्स ने संक्रमणकालीन अवस्था भी कहा है। यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। पूछ सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी अवस्था को संक्रमणकालीन अवस्था कहा है। चार अवस्थाएं हो गई। पांचवी अवस्था, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। सर्वहारा वर्ग किसको कहा गया है, श्रमिक वर्ग को कहा गया है। देखो कार्ल मार्क्स कहता है कि चौथी अवस्था में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, इनमें संघर्ष स्थापित हो गया, और फिर श्रमिक वर्ग जीत गया, पूंजीपति वर्ग की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। तो ये कार्ल मार्क्स कहता है कि पांचवी अवस्था में क्या होगा, पूंजीपति वर्ग तो समाप्त हो ही जाएगा, पूंजीपति वर्ग की तो क्या हो गई, समाप्ति हो गई, और किसकी स्थापना हो गई, साम्यवादी युग की स्थापना हो गई। पांचवी अवस्था में कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीपति वर्ग की तो समाप्ति हो गई और साम्यवादी युग की क्या हो गई, स्थापना हो गई। कहने का मतलब हो गया कि पांचवी अवस्था जो है पूंजीपति वर्ग की स्थापना और साम्यवादी युग की स्थापना के बीच की अवस्था है। को किसके बीच के, पूंजीपति वर्ग की तो समाप्ति हो रही है और साम्यवादी युग की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। इनके बीच की जो अवस्था है वो कौन सी है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। और शेरी मैंने यहाँ पे गलती से आपको चौथी अवस्थाएं बता दिया, ये संक्रमणकालीन अवस्था इसको कहा है। पांचवी अवस्था को, पांचवी अवस्था है ना, इसको संक्रमणकालीन अवस्था कहा है। क्यों, क्योंकि ये समाप्त हो रहा है और इसकी शुरुआत होने वाली है, इसलिए इसको संक्रमणकालीन अवस्था कहा है। अब छठी अवस्था जो है वो कौन सी हो गई, साम्यवादी युग। कार्ल मार्क्स कहता है कि छठी अवस्था जो होगी वो कैसी होगी, साम्यवादी युग की अवस्था होगी, जिसमें ना कोई राज्य होगा ना कोई वर्ग होगा, अर्थात यह राज्य विहीन वर्ग विहीन अवस्था होगी। तो ये थे बच्चों अपने दो सिद्धांत, जिसमें इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या सिद्धांत पढ़ लिया और द्वंद्वात्मक सिद्धांत पढ़ लिया। इनमें अगर आपके किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिद्धांत के साथ।